अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमारे 2 लेक्चर भी हो चुके हैं पहले। आज बारी है हमारे थर्ड लेक्चर की। आज हम बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो जो दूसरी साइंसेस हैं, दूसरी किस्म की स्टडीज़ हैं साइंस में, उनका क्या ताल्लुक़ है बायोलॉजी से और बायोलॉजी किस तरह उनके साथ मर्ज की गई है। सिंपल। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, उसकी मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बायोलॉजी की सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी बातें आपने स्टडी की होंगी घर पे भी और आपको समझ में भी आई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, बायोलॉजी विद अदर एंड अदर साइंसेस। सही है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अदर साइंसेस की अगर बात की जाए तो जब हम साइंस की बात करते हैं सिर्फ बायो की बात तो नहीं करते, सिर्फ बायोलॉजी साइंस में नहीं पढ़ते, बल्कि हम बायोलॉजी में केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ रहे और साइंस में पढ़ रहे होते हैं। तो उन बाकिया तमाम जो साइंस की ब्रांचेज मौजूद हैं, जो बाकिया तमाम टाइप्स ऑफ साइंस मौजूद हैं, उनसे बायोलॉजी का रिलेशन कैसा है, कैसा ताल्लुक़ है बायोलॉजी का, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री। अगर बायोलॉजी को मिक्सअप कर दिया जाए केमिस्ट्री के साथ तो वजूद में आती है एक नई ब्रांच, एक नई स्टडी जिसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। सही, बायोकेमिस्ट्री एक अलग ही किस्म की साइंस है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। एक नई एडवांस फील्ड है, इस पर आजकल बहुत काम किया जा रहा है। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना। आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे साथ साथ, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल्स के बारे में। सही है, टू द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स कुछ वो मखसूस केमिकल्स होते हैं, कुछ वो ख़ास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका ताल्लुक लिविंग बॉडी से होता है। लिविंग बॉडी भी जैसे सेल से बनी है, सेल आइटम से बने हुए हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सारी चीज़ें जो वहाँ पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, केमिकल कंपाउंड, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो सब बॉडी के अंदर मौजूद है। तो यही वाली बात यहाँ पे भी आई कि अब हम यहाँ पे सिर्फ वही केमिकल्स, उन्हीं आइटम्स, उन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनका ताल्लुक लिविंग बॉडी से, जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, जिन्हें बायोकेमिकल्स कहा जाता है। उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है, उनका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है। अगर वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर वो बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट बॉडी पे आता है उनकी डेफिशिएंसी या उनकी एफिशिएंसी के साथ। तो ये यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमारा जो फूड मटेरियल है वो ग्लूकोज होता है। सही है, तो ग्लूकोज बॉडी में कैसे बनता है, ग्लूकोज अगर बॉडी में नहीं बन रहा तो क्या करना चाहिए, ग्लूकोज को ड्रिप लगवा लेनी चाहिए या ग्लूकोज को किसी और फूड आइटम के तौर पर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। प्लांट बॉडी अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल बॉडी बाहर से परचेज करते हैं किसी दूसरे एनिमल से या किसी दूसरे फ्रूट या वेजिटेबल आइटम से। सिमिलरली ग्लूकोज बॉडी में ना हो तो क्या होगा, ग्लूकोज बॉडी में क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे केमिकल मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, खुद वाटर है। तो इन सारे बायोकेमिकल्स का बॉडी में क्या रिलेशन है, बॉडी से क्या ताल्लुक है, बॉडी में क्या काम कर रहे हैं, ये सारी स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री इट्स अ स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स, रिलेशनशिप ऑफ बायोकेमिकल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ बायोकेमिकल्स इन द लिविंग बॉडी। सिंपल। तो ये हो गई बायोकेमिस्ट्री की बात। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिजिक्स। क्योंकि फिज़िक्स भी जो है वो साइंस की एक जानी मानी ब्रांच है और काफ़ी अहमियत की ये हामिल है। तो जब बायोलॉजी को लिंक किया गया, बायोलॉजी को कनेक्ट किया गया फिज़िक्स के साथ, तो बन गई बायोफिज़िक्स। बायो और फिज़िक्स या बायोलॉजी और फिज़िक्स जब दोनों मिल के काम करती हैं तो किस तरह काम करती हैं। फिज़िक्स में हमें क्या पता चलता है, फिज़िक्स में हमें पता चलता है लॉज के बारे में, नए नए प्रिंसिपल्स के बारे में, या कोई नई टेक्निक्स के बारे में,
इंस्ट्रूमेंटेशन जो है नॉर्मली वो जो डिपेंड ही करती है फिजिक्स के ऊपर। तो आज जो एडवांस किस्म की बायोलॉजी, जितनी भी एडवांस टेक्निक्स हैं, वो कॉम्बिनेशन है आपके पास मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल या डॉक्टरी फील्ड की बात करें अगर हम, जिसमें हम काम इंसानों की जांच पड़ताल की जाती है उनकी बीमारियों की, तो वहाँ जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो तो पैदावार हैं बायोफिज़िक्स की। सही कि आप जो है अगर हड्डी अगर टूट गई किसी की तो एक्सरे करवाया जाता है। तो जो एक्सरेज हैं ये कहाँ किसकी बात की जा रही है? एक्सरेज किसमें पढ़ाई जाती हैं? फिजिक्स के अंदर। ये एक खास किस्म की ऐसी रेज हैं, ऐसी शुआएँ हैं जो बॉडी के आर पार निकल जाती है लेकिन हड्डियों के आर पार नहीं जाती, और हड्डियों की जो है वो बोन्स की एक पिक्चर क्लिक करके दे देती है आपको कि भाई यहाँ फ्रैक्चर है या नहीं है, या कैसी दिखती है वो हड्डी अंदर से। इस तरह अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं जो मसल्स के अंदर जाती हैं, मसल्स की पिक्चर क्लिक करके देती हैं। या जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन बनाई गई है, जितनी भी मशीन्स बनाई गई हैं इस किस्म की जो है वो डायग्नोस करने के लिए किसी मरीज़ को, या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जो मशीन्स बनाई गई हैं वो बायोफिज़िक्स के लिए बनाई गई हैं, बायोफिज़िक्स के तरीके से बनाई गई हैं। सही है, आजकल इलाज बहुत आसान हो गया है। इलाज आसान होने के साथ साथ डायग्नोसिस बहुत आसान हो गई है। पहले ज़माने में अलामात चेक करते थे तो भाई पता चलता ये बीमारी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको कुछ हुआ है, आपका फ़ौरन टेस्ट किया जाता है, फ़ौरन जो है वो लेबॉर्ट्री में आपका टेस्ट किया जाता है, आपके एक्सरेज, आपका अल्ट्रासाउंड, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, और विदिन मिनट से विदिन जो है अ डे पता चल जाता है कि इस बंदे को ये बीमारी है, और फिर उसका इलाज बहुत आसान है। सही है, जब पता चल गया कि बीमारी क्या है, ये मालूम हो गया कि इस बंदे को ये बीमारी है, तो उसका इलाज बआसानी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बायोफिज़िक्स के ज़रिए जो है वो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप की मशीन्स बनाई गई हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे पास वो ऑर्गेनाइज़म जो अब नहीं रहे, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स कैसे मिलते हैं, कैसे निकाला जाता है? वहाँ जो हैवी मशीनरी यूज़ की जाती है वो भी फिज़िक्स के तौर वाले ही बनाते हैं, और बायो में से यूज़ किया जाता है बायोफिज़िक्स के तौर पर, ताकि जो कहाँ जो है चीज़ वो फॉसिल्स पाए जा रहे हैं, कहाँ वो फॉसिल्स मिलेंगे, उनके बाकी निशानात कहाँ, जो स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी है वहाँ भी बायोफिज़िक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री मीन्स रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो अपने अंदर ही जो है वो एक बहुत बड़ी एक स्टडी है मैथमेटिक्स जो है, तो वहाँ पे हम बायोलॉजी को किस तरह लिंक करेंगे मैथ से? मेजरमेंट। सही है, नॉर्मली जो काम किया जाता है इस वाली बायोमेट्री के अंदर, बायोलॉजी का रिलेशन जो है वो मैथ से, वहाँ ज़्यादा बात की जाती है मेजरमेंट्स के ऊपर, कि अब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ क्या है। सही है, या जो एक सेल है उसका डायमीटर क्या है, किसी भी ऑर्गन का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, उससे बढ़ गया है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, या छोटा हो तो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट की गई है। सही है, और जो सेलुलर जो पार्ट्स हैं, सेल में जो पार्ट्स मौजूद हैं, सेल का जो साइज़ है उसकी मेजरमेंट की जाती है, और डिफरेंट मेजरमेंट के बाद जो है वो डिसाइड किया जाता है कि ये कंडीशन एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो बायोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी है मैथमेटिक्स के साथ। मैथ्स को यहाँ यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ मेजरमेंट की ही बात नहीं है बायोमेट्री में, बल्कि डेटा कलेक्शन की भी बात है, काउंटिंग की भी बात की जाती है। हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर जो है वो 1.5 लाख प्लेटलेट्स मौजूद हैं तो बॉडी नॉर्मल है। सही है, अगर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो गए तो अब वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है बॉडी की। आरबीसीज़ की रेंज क्या होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसीज़ की रेंज क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल बॉडी के अंदर। तो ये जो डेटा कलेक्शन है कि अब इस बॉडी के अंदर, इस ब्लड के अंदर क्या चीज़ नॉर्मल काउंट हो रही है या नॉर्मल नहीं हो रही, शुगर लेवल क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, ये जो सारी काउंटिंग वाली बात है ये भी सारी बायोमेट्री में की जाती है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो मेजरमेंट की जाती हैं या टेस्टिंग की जाती है बार बार, वो भी बायोमेट्री का हिस्सा है, कि हम किसका भी ये बात कहेंगे कि ये नॉर्मल कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। सही है, वो मेजरमेंट के थ्रू बात की जा रही हो या वो काउंटिंग के थ्रू बात की जा रही हो, तो ये सारी चीज़ें जो एनालाइज की जाती है, एनालिसिस की जाती है किसी भी लिविंग बॉडी के हवाले से, वो बायोमेट्री में ही की जाती है, कि ये बताया जाए कि अब ये जो कंडीशन है, ये जो काउंटिंग आ रही है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये नॉर्मल है और कब ये नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी जो बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना।
सही। यहाँ तो हम डिफरेंट ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, लेकिन अब जो रोज़ाना टेक्निकल लोग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अब टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं, रोज़ाना नई नई टेक्निक्स जो है वो सामने आ रही हैं, तो अब उन टेक्निक्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए बायोलॉजी में, लिविंग सिस्टम के अंदर किस तरह से उसको अपनाया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो है वो ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर। हमें ये पता है कि जो है बॉडी में कौन सा केमिकल यूज़फुल है, अगर वो बॉडी में नहीं बन रहा है तो उसको बाहर किस तरह बनाना है। सही है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा। इंसुलिन बॉडी का वो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है शुगर का, उसको इंसुलिन कंट्रोल करता है, एक हार्मोन है बॉडी का। लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, जिसको कहेंगे डायबिटीज़ हो गई। तो अब यही इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लैब में बनाया जाता है और बाहर से कोई लोग उसको बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या टैबलेट्स। तो इंसुलिन जो बॉडी में नहीं बन रहा था, अब वो हम बाहर से ले सकते हैं। ये बात किसमें आती है? बायोटेक्नोलॉजी में। यानी वो तमाम चीज़ें जिनको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू गुजारा गया और लाइफ को आसान किया गया, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ज़िंदगी में या जानदारों के लिए आसानियाँ पैदा की गई। ये बात किस में आएगी? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सही। हम किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ज़िंदगी को या लाइफ को या ऑर्गेनाइज़म के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रैक्टिकल बात होती है, यानी किसी हवा में थ्योरेटिकली बात नहीं की जा रही है, बल्कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव किया जाता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसका रिजल्ट बनाया जाता है कि हाँ अब ये टेक्निक है, इसको यहाँ पे इस तरह से यूज़ करना चाहिए। सही। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं या जो भी इंडस्ट्रीज जहाँ भी काम कर रही हैं, वो नॉर्मली इसी जो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर काम कर रही हैं, लाइफ के ऊपर काम कर रही हैं, मेडिकल के ऊपर काम कर रही हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी को ही जो है वो यूज़ करती हैं और नई नई टेक्निक्स को वजूद में लाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बायो सोशोलॉजी। सोशोलॉजी यानी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद सोशल। सही है। सोशल स्टडीज़ कह सकते, चलो ऐसे कह लो, सोशल स्टडीज़। माशरे को किस तरह लिंक किया जाएगा बायोलॉजी से? तो यहाँ ऐसी बहुत सारी बातें की जाएंगी जिनका इम्पैक्ट जो एक ऑर्गेनाइज़म है उसका इम्पैक्ट बाकी तमाम ऑर्गेनाइज़म पर होता है। उसकी कुछ ऐसी आदत हैं जो अगर वो उसके अंदर मौजूद, तो वो उसका जो इम्प्लीमेंट है वो दूसरे वहाँ मौजूद लोगों पे भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सी बीमारियाँ जैसे लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग जो बात की जाएगी वो यहाँ की जाएगी। स्मोकिंग से उसके नुकसानदेह नहीं जो स्मोकिंग कर रहा है, बल्कि उसके साथ जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी वो उतनी ही नुकसानदेह है। जो स्मोकिंग का धुआं है, सिगरेट का जो धुआं है, वो पीने वाले को तो मार रहा है अंदर अंदर, लेकिन जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो जो उसको इनहेल कर रहे हैं, तो उनके साथ भी वही जो है मसला आ जाएगा। तो ये जो ब्रांच है बायोसोशोलॉजी, इसमें बात की जाएगी सोशल फैक्टर्स की, कि वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो वहाँ मौजूद जानदारों के लिए, वहाँ मौजूद लाइफ के लिए यूज़फुल हैं या फिर हार्मफुल हैं। जस्ट लाइक जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल समंदर में फेंक देती हैं, तो समंदर में जो लाइफ है मौजूद, जो फिशेज़ हैं वहाँ पर, जो अल्जी है वहाँ पर, वो जो एज अ फूड हम लोग यूज़ करते हैं उन फिशेज़ को, तो उनके अंदर क्या है? वो फिशेज़ क्या खाती हैं समंदर के अंदर? वही वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ उनको देती हैं। तो ये सोशोलॉजी है कि वो इंसान जो अपना कचरा समंदर में फेंक रहा है और बाद में वही समंदर की मछली खा लेता है, तो इम्पैक्ट तो वही रहा ना। तो ये जो सोशल इम्पैक्ट है यहाँ पर कि लाइफ पे किस तरह से असरअंदाज हुई सोशोलॉजी, हम ऐसा क्या करें जो लाइफ बेहतर हो जाए, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो ये कहाँ डिस्कस किया जाएगा? बायो सोशोलॉजी के अंदर कि रिलेशनशिप क्या है साइंस का, बायोलॉजी का, इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ। ये सारी बात यहाँ पे यहीं आ जाएगी, किसके अंदर? सोशोलॉजी के अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे जो हमारी लास्ट ब्रांच है आज के टॉपिक की, बिहेवियरल बायोलॉजी। बिहेवियर बायोलॉजी। सो बिहेवियरल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, नॉर्मली बिहेवियर को ही डिस्कस किया जाता है यहाँ पे, कि आपके पास जो बायोलॉजी है, जो लाइफ है, वो कैसा बिहेवियर वहाँ पर देती है जब वो डिफरेंट साइंटिस्ट से मिलती है।
वो फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोफिज़िक्स हो, या किसी भी दूसरी साइंस के साथ जब उसको रिलेट किया जाता है, जब उसको कनेक्ट किया जाता है, जब उसको लिंक किया जाता है, तो खुद बायोलॉजी जो वहाँ लाइफ है उसका कैसा इम्पैक्ट वहाँ पे आता है, वो क्या बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजम्स हैं वहाँ के वो कैसे जो है वो उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक्सरेज की बात की थी, तो एक्सरेज यूज़फुल हैं, सही है, आपकी डायग्नोसिस बहुत आसानी से जल्दी हो जाती है, विद इन मिनट्स पता चल जाता है आपको कि क्या प्रॉब्लम है, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, लेकिन ये उतनी ही नुकसानदेह हैं। अगर एक्सरेज से बार बार सामना होगा, बहुत ज़्यादा सामना होगा, या अल्ट्रासाउंड वेव से ज़्यादा सामना होगा, तो ये बिहेवियरल बायोलॉजी में आ जाएगा कि अब वो चीज़ यूज़फुल तो है एक हद तक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएगी तो फिर वो बिहेवियर में जो है वो, या बॉडी के अंदर जो सिस्टम मौजूद है उसके फंक्शन में जो है वो खराबी पैदा करेगी। तो कोई भी बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच हो या साइंस दूसरी किस्म की हो, वो अगर उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो वो बॉडी फंक्शंस में, लाइफ के फंक्शंस में, या लाइफ का जो रद्द अमल है उसके अंदर जो है वो खराबी पैदा करेगी, उसका बिहेवियर चेंज कर देगी, लाइफ स्टाइल चेंज कर देगी। जैसे कि अब बहुत जो है वो सिंपल सी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे एक्सरे की भी मिसाल लिए या अल्ट्रासाउंड की भी मिसाल लिए, या किसी ऐसे इम्पैक्ट की मिसाल ली जाए जिसका अटैक कहाँ पे होता हो, बॉडी के बिहेवियर पे होता हो। बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि रवैया कैसा है बाहर से, या जो अंदर भी जो बॉडी ऑर्गन काम कर रहे हैं, ब्रेन क्या, जैसे जो अगर ब्रेन कभी स्ट्रेस ले रहा है या कोई ऐसी सोच है जो हम कर रहे हैं जब वो परेशान हो गए, तो ये ब्रेन का बिहेवियर कहलाएगा। हार्ट का बिहेवियर कैसा है, या अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, तो उनका क्या इम्पैक्ट है दूसरी बॉडी के रिलेशन के साथ, या बॉडी पार्ट्स के साथ, या दूसरी ब्रांचेस के साथ। तो ये डिस्कस किया जाता है बिहेवियर बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ हमने अभी डिस्कस किया कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है दूसरी साइंसेस के साथ, बल्कि हर तरह की साइंस के साथ। बायोलॉजी जो है उसका ताल्लुक हर किस्म की साइंस के साथ है, हर किस्म की जो साइंस है उसके साथ बायोलॉजी मिलकर काम कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्टडी है, सही है, एक बहुत ही बड़ी स्टडी है, एक बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा ये काम कर रही है बेसिकली लाइफ के लिए, ऑर्गेनाइजम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से हर ब्रांच के साथ जो है ये अपना कोई ना कोई प्रॉपर वर्क, कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बहुत यूज़फुल है और बहुत आसानियाँ पैदा कर रही है। तो बायोलॉजी का जो इम्पेक्ट है वो यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपने करना सिर्फ ये है कि इस टॉपिक को एक बार खुद से पढ़ लेना है अपनी बुक्स के अंदर, इन ब्रांचेस की डेफिनेशन को पढ़ लेना है, इनको डिफ़ाइन किस तरह किया जा रहा है बुक्स के अंदर, एग्जाम्पल्स क्या दी गई हैं वो आपने पढ़ लेना है। और अगर जो है आपके प्रीवियस लेक्चर किस तरह इसको मैच करना है वो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में ही आ जाएगा, तो प्रीवियस ब्रांचेस को भी यहाँ पे आप नॉर्मली लिंक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे आपके 4th लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की। Okay students, it's your classwork time. और अब बारी है आपके होमवर्क की।